हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। हालांकि मैंने पहले भी डिमांड कर्व को डिराइव किया, लेकिन वो कार्डिनल थ्योरी से था। आज हम लोग जिस डिमांड कर्व को डिराइव करने वाले हैं वो ऑर्डिनल एनालिसिस से है। क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने जो डिराइव किया था वो मार्शल का मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू बनाया गया डिमांड कर्व था, जिसमें कि बहुत सारी अवास्तविक मान्यताएं थी जो वास्तविक जीवन में सूट नहीं होती, मतलब फिट नहीं बैठती थी। इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह पे आया ऑर्डिनल एनालिसिस के थ्रू डिमांड कर्व का डेरिवेशन। ये इस डिमांड कर्व को हम लोगों ने प्राइस कंजम्पशन कर्व के थ्रू एक्सप्लेन किया है। क्योंकि हम लोग जहाँ तक कि हम लोग जान रहे हैं कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व किसी वस्तु की कीमत और उसके द्वारा मांगी गई मात्रा में रिलेशन को बताता है। मतलब कि हो गया ये किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसके मूल्य में विलोम संबंध होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु की नॉर्मल वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, उसकी मांग में कमी हो जाती है। डिमांड कर्व यही शो करता है। और डिमांड कर्व का लेफ्ट से राइट की तरफ झुका हुआ होना यही बताता है कि किसी भी वस्तु की जैसे ही कीमत में वृद्धि होती है, उसकी कीमत में मांग में कमी हो जाती है, और जैसे ही उसके मांग में कमी होती है उसका डिमांड और कम होते चला जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद डिमांड कर्व कभी निगेटिव नहीं होता, कभी वो जीरो नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई वस्तु के लिए हमारी एक व्यक्ति के लिए डिमांड मतलब कम हो जाती है, लेकिन होल इकोनॉमी के लिए उस वस्तु का डिमांड कम नहीं होता है। इसलिए वो कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं छुएगी। डिमांड कर्व झुकी हुई हो सकती है, उससे पैरेलल चल सकती है, लेकिन उससे सट नहीं सकती है। ये डिमांड कर्व का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिराइव करने जा रहे हैं वो प्राइस कंजम्पशन कर्व के थ्रू डिमांड कर्व को देखिए। इसको मैं ज़्यादा क्लियर ग्राफ के थ्रू करूँगी। आइए मैं आपको ग्राफ के थ्रू इसको क्लियर करके बताती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, डिमांड कर्व डिराइव किया गया है। इसमें हम लोग प्राइस कंजम्पशन कर्व के थ्रू डिमांड कर्व को डिराइव किए हैं। क्योंकि अब मैं इस फिगर को एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे वाई एक्सिस लिया गया और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस लिया गया है। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने मनी को लिया है और एक्स एक्सिस पे गुड्स को लिया है, गुड्स की मात्रा को लिया है। हम लोग जैसे लास्ट वीडियोस में हम लोग जान रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की आय एक बजट लाइन के थ्रू शो किया गया है यहाँ पे, और व्यक्ति का जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है उसको हम लोगों ने आईसी कर्व के थ्रू, आईसी मैप मतलब कि हो गया इंडिफरेंस मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि किसी व्यक्ति का बजट पीएल है। एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ, किसी व्यक्ति का बजट पीएल है। अब पीएल बजट के अंदर व्यक्ति IC1 कर्व पर Q1 बिंदु पे संतुलन प्राप्त कर रहा है। उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन Q1 बिंदु पे हो रहा है। जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है, व्यक्ति की आय में, उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होती है तो अब उसका जो व्यक्ति का बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण हो जाता है PL2 पे वो IC2 पे Q2 पे संतुलन में प्राप्त कर रहा है। उसी तरह जैसे जैसे बढ़ते जाता है हम लोग को पता चलता है कि P1 PL से PL2 PL3 और PL4 हो जाता है, जिसके कारण उसका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ जाता है और वो IC1 IC2 IC3 और IC4 कर्व पर शिफ्ट हो जाता है, और उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन Q1 की तुलना में Q4 पे मिलने लगता है। अगर हम लोग इसकी जो सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है अगर मिलाते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 को, तो हम लोग को एक कर्व प्राप्त होता है जिसको कहते हैं PCC कर्व, मतलब प्राइस कंजम्पशन कर्व। इस कर्व का ये कर्व भी किसी भी वस्तु के मूल्य और उसकी कीमत के, किसी वस्तु की कीमत और उसके द्वारा मांगी गई मात्रा को एक्सप्लेन करता है। लेकिन पीसीसी कर्व से ज़्यादा बेटर डिमांड कर्व यही रिलेशन को शो करता है। क्योंकि जब व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाती है, मूल्य में कमी, वस्तु की मूल्य में कमी होने से व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाती है, तो देखिए जब जब वो उसकी मूल्य, वस्तु का मूल्य PL1
बजट लाइन था उसका। और वस्तु का मूल्य अगर इमेजिन करते हैं, अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जब वो L1 था उसका बजट लाइन, तब वो OA एक्स वस्तु की मात्रा को ग्रहण कर रहा था। OA कब वो ले रहा था? जब वस्तु की कीमत 20 रुपये थी। जब वो 20 रुपये की वस्तु की कीमत पर OA ग्रहण कर रहा था और उसे Q1 पर संतुष्टि प्राप्त हो रही थी, जिसको हम लोग बजट लाइन को Q1 की जो संतुष्टि है उसको डॉटेड लाइन से नीचे तक ले आते हैं, तो हम लोगों को एक बिंदु प्राप्त होता है 20 रुपये पे Q1 की संतुष्टि हमको K प्राप्त होती है। उसी तरह सेकेंड स्टेज में जैसे वस्तु की कीमत में और कमी होती है, मतलब अब 20 रुपये से 12 रुपये जब हो जाती है, तब वो उसका जो संतुष्टि का स्तर Q2 हो जाता है। और Q2 होने के कारण हम लोग उसको भी डॉट लाइन से मिलाते हैं, तो हम लोग को L बिंदु प्राप्त हो जाता है। और फिर थर्ड पोजीशन में हम लोग को जब वस्तु की कीमत और कम हो जाती है, तब वो Q3 पे संतुलन प्राप्त कर रहा है। और Q3 पे संतुलन प्राप्त होने के कारण अब वस्तु की कीमत 12 से कम होके 8 रुपये हो गई है और उसका संतुलन का स्तर Q3 है। Q3 होने के कारण संतुलन का स्तर Q3 है, तो Q3 होने के कारण अब उसका जो मूल्य में कमी होने के कारण जो उसे हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो S मिल रहा है। उसी तरह T मिल रहा है, क्योंकि अब वस्तु की कीमत 6 रुपये हो गई है। तो वस्तु की कीमत में कमी होने से हम देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। जहाँ पे वो OA लेता था, जैसे जैसे कम होते जाता, अब वो OD लेने लगा है। अगर हम इस डॉट लाइंस को मिलाते हैं, इस पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो हम लोग को एक डिमांड कर्व प्राप्त होता है DD। ऐसा सारी स्थिति में डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ ऑलवेज झुका हुआ रहता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अगर प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों अगर जब वस्तु की कीमत में कम वृद्धि होती है, या पहले हम लोग कमी का जान लें, पहले वस्तु की कीमत में जैसे ही कमी होती है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के कारण वस्तु की मात्रा अधिक लेने के लिए लोग प्रेरित हो जाते हैं, और अधिक लेने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसके कारण अब वो OD मात्रा लेने के लिए सक्षम है। वस्तु की कीमत जैसे ही कम होती है, 6 रुपये होती है, तो अब वो OD मात्रा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है, व्यक्ति उसकी अधिक मात्रा ग्रहण करने लगता है। ये प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के कारण होता है। अगर प्रतिस्थापन प्रभाव तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन जब आय प्रभाव निगेटिव होता है तो भी वह यही रूल फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऋणात्मक आय प्रभाव रहेगी वो भी कम रहेगी, प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में वो कम रहेगी और वस्तु को इंक्रीज नहीं करने देगी कि व्यक्ति उस वस्तु को लेने में कमी कर दे। लेकिन अगर आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव स्ट्रांग हो जाती है, तब डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की जगह में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये जो PCC कर्व है ऐसे न जाकर ये PCC कर्व किस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, और जिसके कारण उसका जो पॉइंट मिलेगा वो हम लोग को यहाँ मिलेगा, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ। अगर फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिलाते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ मिलाते हैं और थर्ड पॉइंट यहाँ मिलाते हैं, तो हम लोग को डिमांड कर्व इस तरह का प्राप्त होगा। डिमांड कर्व इस टाइप का प्राप्त होगा, जो कि शो करेगा कि ये वस्तु गिफिन वस्तु है और इस गिफिन वस्तु पे व्यक्ति अपनी आय का सबसे ज़्यादा भाग खर्च करता है, इसलिए जैसे ही उसकी कीमत में कमी होती है व्यक्ति उसको लेना कम कर देता है। तो वैसी स्थिति गिफिन वस्तु के लिए होगी, लेकिन नॉर्मल डिमांड कर्व यही शो करता है। और हम लोग PCC कर्व और डिमांड कर्व में लगभग सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग की मात्रा पर इफेक्ट बताता है। PCC कर्व में उसका इफेक्ट प्राइस कंजम्पशन और के कारण होता है, और इस पे डिपेंड करता है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका डिमांड कर्व को लेफ्ट से राइट की तरफ झुका हुआ बताता है। ये आपका ऑर्डिनल एनालिसिस के थ्रू है। कार्डिनल एनालिसिस के थ्रू भी हम लोगों ने
हम लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन कर लिया है। तो ये हो गया ऑर्डिनल एनालिसिस के थ्रू। और लास्ट टाइम जो मैंने मार्शल का मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू जो डिमांड कर्व बताया था वो आपका हो गया कार्डिनल एनालिसिस। थैंक यू।